जिस घर में बेटी है वो परिवार सहम जाता है कि आखिर बेटियों को जीने का अधिकार क्यों नहीं है। वो कह रहे हैं कि 1 साल पहले तक सब कुछ सही था, यानी कि इसी 1 साल में घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़े। यहां किसी का बेटा यदि पुलिस में सिपाही भी लग जाए ना, तो जो रिश्ते आते हैं बिचौलिया को पहले ये चीजें बताई जाती हैं कि हमारे बेटे को तो ये गाड़ी मिल रही है, अब हमें ये चाहिए। वो कहते हैं ना गिलहरी प्रयास। जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो उस वक्त एक गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थर ले जा रही थी। जब उसको देखकर सब लोग हंसे तो उसने कहा कि जिस वक्त इतिहास ये पूछा जाएगा कि भाई जब राम सेतु बन रहा था तो तुम्हारा सहयोग क्या था, तो उस वक्त मुझे भी याद किया जाएगा। आज एक बार फिर से बात होगी निक्की भाटी केस को लेकर, लेकिन आज मैं किसी पक्ष को ना इनोसेंट कहूंगी और ना ही किसी तरह का कोई आरोप लगाऊंगी, बल्कि हम आज बात करेंगे सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर। सबसे पहले आपको मैं 2022 का एनसीआरबी का एक डेटा बताऊंगी और उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। एनसीआरबी डेटा के अनुसार 2022 में दहेज हत्या के कुल 6,450 मामले दर्ज किए गए थे और इस आंकड़े के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और हरियाणा में 80% मामले जो थे वो सिर्फ इन 6 स्टेट के ही थे। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये आंकड़े जो दर्ज किए गए ऑफ द रिकॉर्ड, ये संख्या कितनी हो सकती है। इसीलिए निक्की भाटी केस को लेकर आज हमारा यही सवाल रहेगा कि 21वीं सदी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। सरकार तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन क्या वो दावे धरातल में, असलियत में उन दावों को कितना लागू किया जाता है और महिलाएं आज के समय में सुरक्षित क्यों नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे सहयोगी नगेंद्र भाटी जी मौजूद हैं। नगेंद्र जी, मेरा सबसे पहले तो आपसे यही सवाल रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है। 21वीं सदी में दहेज के हम इतने केसेस देखते हैं, दुष्कर्म के हम इतने केसेस देखते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ना जाने ये आंकड़ा कितना होगा। सुरक्षा महिला को लेकर आज भी वो सवाल क्यों बरकरार है? देखिए, जो आपने महिला सुरक्षा की बात की है, ये एक सोच के साथ सारा क्राइम जुड़ा हुआ है। जो भी चाहे महिला हिंसा की बात करें या फिर जो दहेज के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आपने कहा कि 21वीं सदी में आज भी, तो ये सारा सोच का ही मामला है और ये सोच हर घर से निकलकर बाहर आ रही है। यानी कि ये घर घर की कहानी आप एक तरह से कह सकते हैं। आज जो दहेज केस का आरोप लगाया जा रहा है और जो निक्की भाटी का केस है, उसमें परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि निक्की को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आप ये देखिए कि जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो उस वक्त निक्की के फादर की तरफ से ये बाकायदा दावा भी किया जा रहा है कि जब उन्होंने 2016 में अपनी दोनों बेटियों की शादी की थी तो उस वक्त स्कॉर्पियो दहेज में दी थी। और इसके बाद वो कहते हैं कि जब बेटा हुआ निक्की को तो उसमें भी उनकी तरफ से बुलेट बाइक दी गई थी। आप ये देखिए कि ये समाज में खुद लोग कह रहे हैं। और दूसरा ये कि लगातार उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, खास तौर से इस केस की यदि हम बात करें कि दोनों जो दामाद हैं वो कुछ नहीं करते थे। आप ये अंदाजा लगाइए कि 2016 में जब ये शादी हुई थी दोनों भाइयों की या दोनों बहनों की, उधर से उस वक्त एज क्या थी दोनों की। आपने जिस वक्त शादी की उस वक्त दोनों स्कूलिंग कर रहे होंगे दोनों लड़के, तो आपने ये नहीं देखा कि उनका फ्यूचर क्या है। आपने देखा क्या कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। आपने देखा क्या कि उनके फादर क्या कर रहे हैं। आपने एक बार भी बच्चों को नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त कोई भी रोजगार कर ही नहीं रहे थे। यानी कि आपने अपनी खुली आंखों से अपनी बेटियों को ऐसे घर में दिया जहां की दोनों ही जो आपके दामाद हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई क्या कर रहे होंगे उस वक्त, वो जब आपने देखे होंगे घर, उस वक्त आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो यह कि लगातार जो हमारा समाज है इसमें, खासतौर से दिल्ली एनसीआर की यदि हम बात करें, यहां अपनी बेटी के लिए जब दामाद देखने जाते हैं तो दामाद की खूबी नहीं देखी जाती। अधिकतर केस में मैं आपको बता रहा हूं, वहां पापा के पास क्या प्रॉपर्टी है, कितने भाई हैं,
पूरा हिसाब उसी वक्त लगा दिया जाता है कि कितने भाई हैं और कितनी प्रॉपर्टी है, तो तुम्हारी बेटी के हिस्से में कितना आएगा। जब आप शुरू से ही ये सब चीजें देख रहे हैं तो ये तो कहीं सवाल ही नहीं है कि बेटा कर क्या रहा है और आगे क्या करेगा। तो आज जो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि दोनों बेटे निखट्टू थे और लगातार उनसे दहेज की मांग कर रहे थे, तो ये तो आपने खुद इनविटेशन उन्हें दिया। जब आप आज भी शादी के 9 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हमने उस वक्त ये चीज दी, तो दहेज आपने दिया। आपने दोनों ही अपने होने वाले दामाद में कोई खूबी नहीं देखी कि वो आगे करेंगे क्या। स्कूलिंग के टाइम में ही आपने उनकी शादी कर दी। और सबसे बड़ी समाज के अंदर जो चीजें नकारात्मक आ रही हैं वो आप देखिए कि जब कोई शादी होती है, दिल्ली एनसीआर की कभी शादी आप कोई अटेंड करना, शादी के टेंट में घुसते ही आपको गाड़ी खड़ी हुई दिखेगी। यानी कि पूरा उसका जो है वो प्रचार भी किया जा रहा है। बेटी वाला भी प्रचार कर रहा है कि मैंने ये शादी में गाड़ी दी है। उसी तरह से जब आप उसी शादी के रिसेप्शन में जाएंगे तो वो बेटे वाले के यहां भी टेंट में खड़ी हुई मिलेगी कि मुझे ये शादी में गाड़ी मिली है। तो ये सब जिस तरह से आज स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है, उसी के ये दूरगामी परिणाम हैं। आज आप आरोप लगा सकते हैं कि आपके जो दोनों दामाद हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ निक्की भाटी के इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे हजारों हजार मामले यहां पर आपको दिखेंगे कि बेटे के अंदर, दामाद के अंदर आप कोई खूबी नहीं देखते। सिर्फ प्रॉपर्टी, कितना किराया आ रहा है, यदि किराया नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है तो फिर वो भाई कितने हैं, और भाई कितने हैं तो प्रॉपर्टी कितनी बेटी के हिस्से में आ रही है। और जब ये सब चीजें रखी, देखिए इस सारे मामले में एक सबसे अच्छा जो बयान आया है वो देश की पहली महिला आईपीएस करण बेदी हैं। उनकी तरफ से यह कहा गया कि मांगता कौन है भाई, कोई भी किसी से कुछ भी मांगेगा, मांगने वाला भिखारी होगा। वो कह रही है कि जब आप अपनी बेटियों की शादी ही बेगर से कर रहे हो तो अपेक्षा क्या रखोगे उससे पूरी जिंदगी। जो बेगर है वो पूरी जिंदगी मांगेगा ही, और वही इस मामले में भी हुआ है। आज आप कह सकते हैं, आप आज मीडिया में आकर हर जगह आरोप लगा रहे हैं कि जो दोनों दामाद हैं वो निखट्टू थे, वो कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब शादी की गई होगी उस वक्त आपने भी प्रॉपर्टी देखी होगी, तभी स्कॉर्पियो शादी में उस वक्त दी गई होगी। तो ये सारे जो मामले हैं लगातार, खासतौर से एनसीआर की बात यहां की जाए तो शादियों में बड़ी बड़ी शादी करना, औकात से भी ज्यादा लोग शादी यहां पर करते हैं। और जब इस तरह की शादी बढ़ती है तो आप सोचिए कि जो ये सब नहीं कर सकता उस बाप के दिल पर क्या बीतती है। जब घर में बेटी पैदा होती है उसी दिन से वो उसका दहेज इकट्ठा शुरू कर देता है करना, क्योंकि उसे टेंशन है कि उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। और समाज में तो भैया ये दिया जा रहा है। लोग अपनी जमीन बेचकर शादी कर रहे हैं बेटियों की। लोग जब से बेटी पैदा होती है उसके बाद से उन्हें टेंशन शुरू हो जाती है कि किस तरह से समाज के हिसाब से वो शादी कर पाएंगे या नहीं। और समाज के हिसाब से शादी करनी है, इसलिए तिल तिल मरकर रोज वो अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं। तो ये एक सामाजिक कलंक है, और इस कलंक को मिटाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। आप ये समझिए कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी पहले हमें खुद इंडिविजुअल तौर पर सुधरना पड़ेगा कि ना हम दहेज देंगे ना हम दहेज लेंगे। जो करण बेदी कह रही है कि आप एक बेगर से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो आप आज ये सोच लीजिए, जिन बेटियों की शादी अभी घर में नहीं हुई है उनके फादर को यह चीज सोचनी होगी कि वो भिखारी के घर बेटी ना दे। जो पहले दिन मांग रहा है वो पूरी जिंदगी आपको मांग मांग के परेशान करेगा, और अंत इसी तरह के इस तरह के केसों में होते हैं। चाहे वो बेटी मरी है, चाहे उसने सुसाइड किया है, लेकिन उसके साथ हिंसा घर में होती रही होगी, तभी उसने आत्महत्या भी यदि की है तो उसने सबसे दर्दनाक जो तरीका है सुसाइड का वो चुना है। तो कितने वो दर्द में रही होगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जिन बेटियों की शादी नहीं हुई है उन बेटियों के जो फादर हैं उनको आज ये शपथ लेनी होगी कि वो दहेज जहां मांगा जाएगा कम से कम उस घर में तो बेटी ना दे। अच्छा, समाज का तनाव, क्योंकि आपके हर जवाब में समाज 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 था। ये समाज का जो तनाव है लोगों को वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि समाज को दिखाना है, इसलिए हमें ऐसा करना है, समाज क्या कहेगा। और अभी यही समाज सामने आ रहा है और तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। एक समाज वो भी है जो लड़के वालों का पक्ष ले रहा है, एक समाज वो भी है जो लड़की वालों का भी पक्ष ले रहा है।
बदलेगा कैसे समाज? कौन इसकी शुरुआत करे, कैसे इसकी शुरुआत हो? देखिए, जब किसी भी तरह की कोई इच्छा, किसी तरह का कोई लालच नहीं होगा, समाज अपने आप बदलेगा। और ये खुद हर आदमी को आगे आना पड़ेगा। जो आज का यूथ है, उसे ये स्टेटस सिंबल में दिखाने के बजाय कि उसे ये लंबी गाड़ी मिली है, उसे ये लंबी गाड़ी चाहिए। और आपको मैं एक और बात बता दूं, शादी देखना आप दिल्ली एनसीआर की, यहां किसी का बेटा यदि पुलिस में सिपाही भी लग जाए ना, तो जो रिश्ते आते हैं बिचौलिया को पहले ये चीजें बताई जाती हैं कि हमारे बेटे को तो ये गाड़ी मिल रही है, अब हमें ये चाहिए। तो जब बेटे बेचे जा रहे हैं, तो जिस दिन इन ऐसे बेटों को, ऐसे खानदान के बच्चों को खरीदार नहीं मिलेंगे, यह समाज अपने आप सुधर जाएगा। और वो पहल किसी ना किसी को करनी होगी। और मैं बार बार यह कह रहा हूं कि जो आज का यूथ है, उसे इंडिविजुअल खुद सामने आना होगा। वो कहे, चाहे बेटियां हैं, आज सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटियां पढ़ रही हैं, मुझे स्वामी विवेकानंद का एक पूरा कोट याद आ रहा है। उनके वक्त में भी, आप ये लगाइए कि स्वामी विवेकानंद किस दौर में पैदा हुए थे, उस वक्त भी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। और जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि महिलाओं को अधिकार किस तरह से मिले, तो उनका जवाब सिर्फ यह था कि बेटियों को आप पढ़ा दीजिए, अधिकार तो वो खुद ले लेंगी। आज बेटियां पढ़ रही हैं, अपने अधिकार जब वो मांग रही हैं, तो वही चुभन लोगों को हो रही है। तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक सोच है। 2014 के बाद आप हरियाणा में लड़की और लड़के के जो पैदा होने का जो अंतर था, रेशो, वो उसमें बहुत फर्क था। लेकिन इस नारे के बाद हरियाणा में आज बेटियां पैदा हो रही हैं, उन्हें जीने दिया जा रहा है। तो इस नारे की बदौलत, ये नारा नहीं है, ये एक सोच है कि सरकार ने उनके अंदर एक विश्वास जगाया है, देश की जनता के अंदर विश्वास जताया है। लेकिन जब इस तरह के मामले, इस तरह के केस सामने आते हैं, तो वही बेटी का बाप फिर डर जाता है कि हमें तो यह विश्वास दिलाया गया था कि बेटी बढ़ेगी भी, बेटी पढ़ेगी भी। लेकिन जब बेटियों के साथ इस तरह की हिंसा होती है, तो जिस घर में बेटी है वो परिवार सहम जाता है कि आखिर बेटियों को जीने का अधिकार क्यों नहीं है। तो इसके लिए देखिए, निक्की भाटी केस में आप डे 1 से देखिए, हर तरफ समाज की दुहाई दी जा रही है। जो निक्की के फादर हैं, निक्की की बहन है, निक्की की मां है, उसके गांव परिवार सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि सामाजिक दबाव था, बार बार पंचायत हुई, उसके बाद बेटी वहां भेजी गई। और सामाजिक दबाव के बावजूद भी आज निक्की हमारे बीच में नहीं है। चाहे वो जली या जलाई गई, वो आज जिंदा नहीं है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे भी जीने का अधिकार था। लेकिन क्योंकि अब दहेज की बात की जा रही है, और जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, दहेज देना भी यहां स्टेटस सिंबल है, दहेज लेना भी स्टेटस सिंबल है। और जिस दिन ये दोनों चीजें भुला दी जाएंगी, समाज अपने आप सुधर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक स्लोगन हम बहुत ही ज्यादा देखते हैं टीवी पे, किसी प्रोग्राम में, कोई क्राइम का प्रोग्राम होता है कि हर अपराध होने से पहले दस्तक देता है। तो जाहिर सी भी बात है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा, क्योंकि 9 साल की शादी अचानक से कोई आत्महत्या कर रही है या उसकी हत्या हो रही है, वो खुद को जला रही है। मेरा ऐसा मानना है, या शायद आप भी यही मानते होंगे, कि जब कोई खुद को जला के खत्म करे तो उससे पीड़ा कुछ भी नहीं हो सकती। आप जहर खा रहे हैं, आप फांसी लगा रहे हैं, लेकिन जब इस हद तक वो टॉर्चर हुई कि उसने खुद को ही जला दिया या जला के मारी गई, तो क्या इस अपराध ने पहले कोई दस्तक नहीं दी? परिवार वालों ने सुना नहीं, परिवार वालों ने जानने की कोशिश नहीं की, समाज ने जानने की कोशिश नहीं की? देखिए, हमारा समाज लकीर का फकीर है। आज उसके परिवार की तरफ से, उसकी बहन की तरफ से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि दहेज की मांग की जाती थी, दोनों बहनों के साथ हिंसा की जाती थी, और क्या दस्तक चाहिए। वो कह रहे हैं कि 1 साल पहले तक सब कुछ सही था, यानी कि इसी 1 साल में घरेलू हिंसा के मामले भी बढ़े इस दोनों बहनों पर, और दहेज भी मांगा गया, जैसा आरोप सामने आ रहा है परिवार की तरफ से। और क्या दस्तक चाहिए थी? जिस दिन पहली बार हिंसा हुई, उसी वक्त कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमारे समाज में एक
ऐसी कुंठित सोच पैदा कर दी है, एक ऐसी सोच जो है वो लोगों के दिमाग में बैठा दी गई है कि जब बेटी पैदा हो उसी के बाद तुरंत कहना शुरू कर दिया जाता है कि बेटी पराया धन है। यानी एक तो बेटी पराई है, ऊपर से वो भी पराया धन है। तो जब 1 साल पहले हिंसा हुई थी या 6 महीने पहले, जबकि भी वो वीडियो बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, जिसमें कि निक्की के साथ मारपीट की जा रही है, वो दस्तक की तो थी कि आज मारपिटाई हो रही है, आगे कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त कोई फैसला लेना चाहिए था परिवार को, उस बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए था, बेटी को पराया धन नहीं समझना चाहिए था। जब एक ही कोख से बेटा पैदा हुआ है, उसी कोख से बेटी पैदा हुई है, तो बेटी पराई क्यों है? जब तक यह सोच नहीं बदलेगी तब तक इसी तरह से होता रहेगा और यह नहीं होना चाहिए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज इस तरह की किसी भी एक भी घटना के लिए कोई जगह नहीं है। जीरो टॉलरेंस पर हमें काम करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि निक्की भाटी केस में जो दहेज को लेकर बात सामने आ रही है, जब हमारे चैनल ने बात की उनकी भाभी से, तो उनका भी कुछ इसी तरीके का आरोप था। उन्होंने भी कहा कि दहेज के लिए मुझे परेशान किया गया, दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया, और कुछ ऐसा ही निक्की भाटी केस को लेकर भी था। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए सुरभि, मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो पूरा ये दहेज का मामला है, यहां दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी समाज की बात हो, किसी भी जाति धर्म की बात हो, यहां दहेज देना दहेज लेना दोनों ही स्टेटस सिंबल है। जब हमने निक्की की जो भाभी है, जो आज ये आरोप लगा रही हैं कि मैं जिंदा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ उस घर में यानी निक्की के मायके में ज्यादती नहीं हुई या फिर हिंसा नहीं हुई, मुझसे भी दहेज मांगा गया। तो जब हमने उनसे यह सवाल किया कि आपकी शादी कैसी हुई थी, तो उस वक्त उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया था वो आप सुनिए। निक्की की भाभी ये कह रही हैं और निक्की के जो चाचा हैं उनकी तरफ से यह साफ तौर से कहा गया कि हमसे कहा गया था कि आप जो है गाड़ी मत दो, गाड़ी के पैसे दे दो। तो हमने कहा नहीं, हम अपनी दूसरी बेटी को क्योंकि सियाज गाड़ी दे रहे हैं तो इसको भी वही गाड़ी देंगे। यानी दहेज देने में आप इसे देखिए, कोर्ट की भाषा में इसको अलग अलग नाम दिया जा सकता है। कोई कहेगा गिफ्ट है, कोई कहेगा उपहार है, लेकिन यह है दहेज ही। कोई स्त्री धन कहेगा, यह दहेज ही है। वो भी ये कह रहे हैं। और अगर यह स्टेटस सिंबल नहीं होता तो जब आप दो परिवार जुड़ रहे हैं तो हो सकता था कि जब आप देने को ही तैयार हैं तो वो जो अमाउंट मांगा जा रहा था आप वो दे सकते थे। हम किसी तरह का बढ़ावा इसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टेटस सिंबल की बात है कि भाई मैंने अपनी बड़ी बेटी को ये दिया है तो छोटी बेटी को भी यही गाड़ी देनी है, वही टेंट में सजा के रखनी है। और जब ये शादी होती है ना, मैं दिल्ली एनसीआर की आपको बात बता रहा हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जब दहेज के लिए खड़ी हुई वहां होती हैं, यहां के जितने मान्य गणमान्य नेतागण जो हैं वो भी उन शादियों में जाते हैं और फक्र महसूस करते हैं कि वो इतनी बड़ी शादी में आए हैं। आपको यहां के सांसद एमएलए किसी गरीब घर की बेटी की शादी में मिले ना मिले, लेकिन ऐसी शादियों में जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो विरोध है वो यहीं से शुरू होना चाहिए। जो आज हमारे सांसद एमएलए इसका विरोध कर रहे हैं ना कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, उन्हें इस तरह की शादियों में ही नहीं जाना चाहिए जहां शुरू में ही शो ऑफ करने के लिए दहेज की गाड़ी खड़ी हुई है। उस शादी से जैसे ही हमारे ये नेता वापसी करने लगेंगे ना, सांसद मंत्री विधायक, ये शादियां अपने आप ऐसी होनी बंद हो जाएंगी। यानी दहेज वाली शादी अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएंगी कि भाई जिनको दिखाना था वो तो इस शादी में आ ही नहीं रहे हैं। उसी तरह से आम आदमी भी ये ठान ले कि जिस शादी में बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो उस शादी में नहीं जाएंगे जिसमें दहेज की गाड़ियां खड़ी हैं। तो यह समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्योंकि स्टेटस सिंबल की बात है, ऐसी शादियों में जाना, ऐसी शादी करना, ऐसी शादी होना, तो इसीलिए ज्यादा प्रमोशन ऐसी शादियों को मिल रहा है। तो सबसे पहली जो अपील है वो तो हमारी आम आदमी से, आम जनता से ये कि वो जहां दहेज मांगा जाए उस घर में अपनी बेटी को ही ना दें। उसके बाद जहां इस तरह की शादी हो रही है उसको जाना अवॉइड कीजिए। मैं आपको बताऊंगा, इसी दिल्ली एनसीआर के अंदर मृत्यु भोज होता था। किसी के घर में डेथ हो गई तो बड़े लेवल पर टेंट पंडाल लगा के वहां जो है जैसा शादियों में खाना होता
कमोबेश उसी तरह का खाना मृत्यु भोज के बाद दिया जाता था। लेकिन इसी तरह से लोगों ने उसका विरोध शुरू किया। जब उसमें जाना बंद हो गया, वो अपने अपने आप धीरे धीरे करके बंद होने लगा। आज ना के बराबर मृत्यु भोज जो है वो दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। तो जब हम उस कुरीति को खत्म कर सकते हैं, तो दहेज जैसे महादानव को जो बेटियों को खा रहा है हर रोज कहीं ना कहीं, और उत्तर प्रदेश में जहां जीरो टॉलरेंस की बात हमारी सरकार करती है, वहां भी इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसमें सरकारों को भी, इसमें आम आदमी को भी, इसमें सबको अपनी अपनी भागीदारी देनी है। वो कहते हैं ना गिलहरी प्रयास। जब भगवान राम सेतु बना रहे थे तो उस वक्त एक गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थर ले जा रही थी। जब उसको देखकर सब लोग हंसे तो उसने कहा कि जिस वक्त इतिहास ये पूछा जाएगा कि भाई जब राम सेतु बन रहा था तो तुम्हारा सहयोग क्या था, तो उस वक्त मुझे भी याद किया जाएगा। तो इसीलिए आज जब समाज इतनी बड़ी कुरीतियों से घिरा हुआ है, और ये तो हमारा इतिहास रहा है पूरे भारत का, आप देखिए यहां जो है सती प्रथा थी वो खत्म कर दी गई, उसी तरह से तमाम तरह की कुरीति थी, सब खत्म हुई है। तो फिर दहेज देना, दहेज लेना जब अपराध है, तो उसके बावजूद भी ये खत्म या ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये आज हम सबको सवाल अपने आप से भी करना चाहिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर इस चर्चा का निष्कर्ष यहाँ पर यही है कि समाज को खुद में बदलने की जरूरत है। जो समाज बहुत सारी बातें करता है, ऐसे जब केसेस आते हैं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराता है, वही समाज, उसी समाज के दबाव में आकर दहेज जैसे भी कांड होते हैं, दहेज की बलि भी बेटियां चढ़ती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान नगेंद्र जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र जी आपका। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।